क्लास। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना। तो लेट्स स्टार्ट। मोस्ट प्लांट्स कीप दियर स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे एंड क्लोज देम एट नाइट। यानी कि ज़्यादातर पौधे जो हैं वो अपना स्टोमेटा दिन के वक़्त खोलते हैं और रात को बंद करते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ज़िम्मेदारी होती है स्टोमेटा की टू रेगुलेट करने के लिए ट्रांसपायरेशन विया द एक्शंस ऑफ गार्ड सेल्स। स्टोमेटा जो हैं वो ट्रांसपायरेशन करवाते हैं या करते हैं किसके ज़रिए? गार्ड सेल्स के ज़रिए। द टू गार्ड सेल्स, दो गार्ड सेल्स ऑफ अ स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के आर अटैच्ड टू ईच अदर एट देयर एंड्स। स्ट्रोमा के दो गार्ड सेल्स एक दूसरे से किनारों के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं। द इनर कनकेव साइड्स, जो इन अंदरूनी कनकेव साइड्स होती हैं गार्ड सेल्स की, दैट इनक्लोज आ स्टोमेटा, जो स्टोमा को क्लोज करती हैं, आर थिकर, वो मोटी होती हैं किसकी निस्बत? आउटर कन्वेक्स साइड्स, बाहर वाली कन्वेक्स साइड्स के निस्बत। वैन गार्ड सेल्स, जब गार्ड सेल्स गेट वाटर, पानी लेते हैं, एंड बिकम टर्जिड, और फूल जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। दियर शेप्स, उनकी शक्लें, आर लाइक्ड, इस तरह होती हैं जैसा कि टू बीन्स, दो फलियां हों, एंड द स्टोमा बिटवीन देम ओपन, इनके जब पानी उनके अंदर जज़ब होगा तो वो फूल जाएंगे और मोटे हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो फलियों की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और उनके दरमियान एक जगह क्रिएट हो जाएगी जिसकी वजह से स्टोमा खुल जाएगा। लेकिन इसकी ओपोजिट, इसके बरअक्स, व्हेन गार्ड सेल्स लूजेज वाटर, जब गार्ड सेल्स पानी खारिज करते हैं वो क्या हो जाते हैं? फ्लैसिड, नरम हो जाते हैं, फ्लैक्स्ड हो जाते हैं, और इनकी इनर साइड्स जो हैं वो दोबारा एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से स्टोमा बंद हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है। जैसा कि अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट की कंसंट्रेशन, जैसा कि ग्लूकोज इन गार्ड सेल्स में इज रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है स्टोमा के खुलने और बंद होने के लिए। रिसेंट स्टडीज हैव रिवील्ड दैट लाइट काजिज द मूवमेंट ऑफ पोटाशियम, जो लाइट है, रोशनी जो है, वो वजह बनती है किसकी? पोटाशियम आयंस की हरकत की। कहाँ से? एपिडर्मल सेल्स से गार्ड सेल्स की तरफ, क्योंकि पोटाशियम आयंस जो है वो एपिडर्मल से गार्ड सेल्स में हरकत करते हैं, जिसकी वजह से वाटर फ्लोज, वाटर जो है वो बी आयंस की तरफ और इंटर हो जाता है, किसमें? गार्ड सेल्स में इंटर हो जाता है। जैसे ही आयंस दाखिल होते हैं, पानी भी गार्ड सेल्स में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी टर्जिडिटी बढ़ जाती है। टर्जिडिटी बढ़ने की वजह से स्टोमा ओपन हो जाता है, खुल जाता है। एज द डे प्रोग्रेसिस, और इसी तरह दिन के वक्त, जब दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरता है, गार्ड सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हाइपरटोनिक हो जाते हैं, और पानी जो है वो गार्ड सेल्स में ही रहता है। लेकिन दिन के आखिर पर, एट द एंड ऑफ द डे, पोटाशियम आयंस, जो पोटाशियम आयंस होते हैं, फ्लो बैक, वो वापस चले जाते हैं गार्ड सेल्स से एपिडर्मल सेल्स में, और उनकी कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज जो है वो भी कम हो जाती है। ड्यू टू इट, इसकी वजह से पानी वापस मूव कर जाता है एपिडर्मल सेल्स में, और गार्ड सेल्स जो हैं वो नरम हो जाते हैं, लूज टर्जर, अपनी टर्जिडिटी खो देते हैं, जिसकी वजह से स्टोमा क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। ये हमारे पास था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स, जो इफ़ेक्ट करते हैं, फैक्टर्स इफ़ेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो हम वो इफ़ेक्ट्स देखते हैं, वो इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं और वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो हमारे पास ट्रांसपायरेशन का रेट होता है वो क्या करता है? डायरेक्टली वो कंट्रोल करता है स्टोमा के खुलने और बंद होने को। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, रोशनी की मदद से, यहाँ पे हेडिंग दे लें लाइट। पहला इफेक्ट हमारे पास क्या है? फैक्टर लाइट है।
इन स्ट्रॉन्ग लाइट यानी तेज़ रोशनी में द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ वेरी हाई, ट्रांसपायरेशन का रेट भी बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डिम लाइट और नो लाइट। यानी कि जब तेज़ रोशनी होगी तो ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगी, और जब रोशनी कम होगी तो हमारे पास ट्रांसपायरेशन कम होगी। उसके बाद हमारे पास आता है टेम्परेचर। द हायर टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो रिड्यूसेस कम कर देता है द ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग एयर्स, हवा की नमी को कम कर देता है। एंड आल्सो इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है। एनर्जी के बढ़ने की वजह से हमारे पास ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी, रेट भी बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डबल्स, ट्रांसपायरेशन का अमल डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा विद वेरी राइज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर। अगर दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाएगा तो हमारे पास ट्रांसपायरेशन का अमल भी डबल हो जाएगा। बट लेकिन वेरी हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर पर, जैसा कि 40 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस ले लें, तो हमारे पास स्ट्रोमेटा इज एट हाई टेम्परेचर पे स्ट्रोमेटा क्या होगा, बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन रुक जाएगी और प्लांट नॉट लॉस द मच नीडिड वाटर, और पानी जो है, पौधा जो है वो पानी जो ज़रूरत के मुताबिक पानी होगा उसे भी खारिज नहीं कर सकेगा। उसके बाद हमारे पास आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कहा जाता है हवा में नमी को। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट ह्यूमिडिटी, एयर ह्यूमिडिटी, हवा में नमी। व्हेन एयर इज़ ड्राई, जब हवा खुश्क होगी, वाटर वेपर्स, पानी के बखारात डिफ्यूज़ होंगे मोर क्विकली, ज़्यादा तेज़ी से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स की सरफेस से ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ होंगे। इन लीफ, जो पानी जो कि पत्तों में एयर स्पेसिस होंगी, एयर स्पेसिस हवा की जो स्पेसिस होती हैं, जगह होती हैं। एंड देन फ्रॉम एयर स्पेसिस, और फिर हवा के स्पेसिस से आउट टू आउटसाइड, बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे। दिस इंक्रीज, ये बढ़ा देता है किसको, द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को। लेकिन इन ह्यूमिड एयर, हवा में नमी की वजह से, लेकिन इन ह्यूमिड एयर यानी नमी, नमदार हवा जो होगी, वो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर्स इज़ रिड्यूस्ड, वो पानी के बाबी बखरात बनने को कम कर देगी। एंड द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ लो, और ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे हम देखते हैं मूवमेंट। एयर मूवमेंट, हवा की हरकत। एयर विंड, एयर इन मोशन, वो हवा जो हरकत में होती है। कैरीज अवे, वो ले जाती है द इवेपोरेटेड वाटर, अभी बखारात बने पानी को, फ्रॉम लीव्स, पत्तों से। एंड इट काजेज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इवेपोरेशन, और ये अमल बढ़ा देती है अभी बखारात बनने का, तबखीर के अमल को बढ़ा देती है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेसोफिल, मेसोफिल की सतह पर। बट लेकिन दूसरी तरफ व्हेन एयर इज़ स्टिल, जब हवा रुकी होगी, द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी इज़ रिड्यूस्ड, तो ट्रांसपायरेशन का अमल होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम होगा। इसके बाद हमारे पास आता है लीफ सरफेस एरिया, यानी पत्तों का सरफेस एरिया क्या इफ़ेक्ट करता है ट्रांसपायरेशन पे। तो द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ लीफ, ट्रांसपायरेशन का रेट जो है वो भी डिपेंड करता है सरफेस एरिया ऑफ लीफ पे। लेट्स सपोज दैट ये हमारे पास पत्ता है, दिस वन, ठीक है, तो इसका जितना सरफेस एरिया होगा उतनी ही ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया पर ज़्यादा हमारे पास स्ट्रोमेटा मौजूद होंगे और ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी। और जैसे ही पत्ते छोटे होंगे, कम होंगे, तो वो क्या होगी, उनके स्ट्रोमेटा भी कम होंगे और ट्रांसपायरेशन भी कम होगी। तो इसी वजह से मोर सरफेस एरिया provides more stromata and there is more transpiration। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। आपने अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है, और सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन हम नेक्स्ट ऑनवर्ड पढ़ेंगे। और साथ आपने ये डायग्राम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमा ये भी बनाकर शेयर करनी है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।